वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है टेस्ट नंबर 473 यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। फोकस करेंगे एक और सब्जेक्ट पर जो है हिस्ट्री, और उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन 1873 के पावना विद्रोह के प्रमुख नेता थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारका नाथ गांगुली और हरीश चंद्र मुखर्जी। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का जो है चयन कर दीजिए। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर है इसका। निम्नलिखित में से कौन 1873 के पावना विद्रोह के प्रमुख नेता थे? तो करेक्ट है पहला, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, आनंद मोहन बोस थे, द्वारका नाथ गांगुली भी थे, लेकिन हरीश चंद्र मुखर्जी नहीं थे। ये किससे जुड़े थे? फिर नील आंदोलन से जुड़े थे ये। तो 4 को एलिमिनेट करके 1 2 3 लगा दीजिए बी। तो देखिए, पावना विद्रोह 1873 से 1876 तक चला, जिसका प्रमुख कारण लगान की अधिक दरें था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और द्वारका नाथ गांगुली इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे, जबकि हरीश चंद्र मुखर्जी जो है वो नील आंदोलन के समर्थक थे, उससे जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने? सोहन सिंह भाकना, पटेल, तिलक या फिर लाला लाजपत राय? चलिए सोहन सिंह भाकना को एलिमिनेट करते हैं, बताइए आंसर क्या है। बाल गंगाधर तिलक को भी हटा देते हैं, बताइए आंसर क्या है। लाला लाजपत राय भी नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। वे इसके प्रथम अध्यक्ष भी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। एक प्रश्न है, एका आंदोलन। एका आंदोलन के संदर्भ में कौन सा सही है? देखिए, कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन ने एका आंदोलन की शुरुआत की। इसका नेतृत्व मदारी पाशी ने किया था। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। और अंग्रेज इस आंदोलन को दबाने में असमर्थ हुए और यह 1930 तक पूरे दक्षिण भारत में फैल गया। पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। गलत है, 1930 तक नहीं फैला था क्योंकि अंग्रेज़ों ने इस आंदोलन को दबा दिया था। तो देखिए, कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन ने एका आंदोलन की शुरुआत की। इसका नेतृत्व मदारी पाशी ने किया और मार्च 1922 ईस्वी तक ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन का दमन कर दिया। गलत है ये डी वाला विकल्प। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन 1920 में अवध कृषक आंदोलन का सबसे बड़ा नेता बन गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसके ऑप्शन देखते हैं। गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन वाली और बाबा रामचंद्र। ये चारों के चारों विकल्प ऐसे हैं कि सारे के सारे करेक्ट लग रहे हैं इसमें कि हाँ ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है। इस तरह के प्रश्न आते हैं तो स्टूडेंट पक्का तुक्का मार के आ जाते हैं। तो क्या है इसका आंसर? मदन मोहन मालवीय या इंद्र नारायण द्विवेदी? दोनों में से कोई भी नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाबा रामचंद्र। तो देखिए, आरंभ में अवध में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व झिंगुरी सिंह एवं दुर्गपाल सिंह ने किया था। इसके बाद बाबा रामचंद्र ने इसका नेतृत्व संभाला, जो मूलतः महाराष्ट्र से थे, और 1920 में वे जो है अवध कृषक आंदोलन के सबसे बड़े नेता बन गए, बाबा रामचंद्र। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 1937 में संपन्न चुनावों में 11 प्रांतों में से कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से उन प्रांतों का कौन सा जोड़ा सही है? उन 5 प्रांतों का कौन सा जोड़ा सही है जहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें जो जिनको नहीं प्राप्त हुआ था बहुत पूछते हैं उसको रख रख कर कि किसको नहीं प्राप्त हुआ था, किसको प्राप्त हुआ था, बताइए। देखिए, इसमें बंगाल को तो प्राप्त हुआ नहीं था, तो जहाँ जहाँ बंगाल है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। ना पंजाब को प्राप्त हुआ था, तो पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, इससे आराम से इसका आंसर निकल जाएगा। तो कौन कौन थे जहाँ पर पूर्ण बहुमत मिला था? मद्रास में मिला था, बिहार में मिला था, उड़ीसा में मिला था, मध्य प्रांत में मिला था और संयुक्त प्रांत में मिला था। उत्तर पश्चिम प्रांत लगाकर गलत मत कर देना इसको। तो देखिए, 1937 में संपन्न चुनावों में 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में जो है कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, जिनमें मद्रास है, बिहार है, उड़ीसा है,
मध्य प्रांत है और संयुक्त प्रांत है। ये 5 प्रांत शामिल हैं। इसके अतिरिक्त गठबंधन की भी सरकार बनी थी। इसके अतिरिक्त सिंध में, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में और असम में जो है वो मिली जुली सरकार बनी। बंगाल और पंजाब में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। बहुत पूछते हैं इसको, कहाँ पर गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो बंगाल में बनी थी और पंजाब में बनी थी। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के फजलुल हक ने सरकार बनाई, जबकि पंजाब में बनाई यूनियनिस्ट पार्टी ने। ये भी पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 1937 के चुनावों से रिलेटेड ही अगला प्रश्न है और विचार करना है इनमें से कौन सा सही होगा। पहला स्टेटमेंट है, जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य वामपंथी नेता सरकार में हिस्सा लेने के पक्ष में थे। 1937 के चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। दूसरा स्टेटमेंट है, दक्षिणपंथी नेताओं का मानना था कि कांग्रेस को सरकार बनाने में हिस्सा नहीं लेना चाहिए तथा नई गठित सरकार का विरोध करना चाहिए। मतलब वामपंथी बोल रहे हैं कि सरकार में हिस्सा लेना चाहिए और दक्षिणपंथी बोल रहे हैं कि सरकार में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, जबकि गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। जबकि सही क्या था, जवाहरलाल नेहरू और वामपंथी का कहना था कि सरकार में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, लेकिन दक्षिणपंथी कह रहे थे कि, राइटिस्ट कह रहे थे कि क्या, कांग्रेस को सरकार बनानी चाहिए और उसमें हिस्सा लेना चाहिए। इसलिए गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर। तो देखिए 1937 के चुनावों के बाद कांग्रेस में सरकार में भागीदारी को लेकर मतभेद हो गया। जवाहरलाल नेहरू तथा वामपंथी नेता सरकार में हिस्सा लेने के पक्ष में नहीं थे, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य दक्षिणपंथी नेताओं का मानना था कि कांग्रेस को सरकार में भागीदारी निभानी चाहिए और अंततः सरकार बनाने के पक्ष में निर्णय लिया गया तथा गवर्नर के समक्ष में एक शर्त रखी गई कि वह प्रशासन में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1937 के बाद गठित सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है, मद्रास में स्थायी बंदोबस्त वाले क्षेत्रों में स्वामित्व का अधिकार जमींदारों से लेकर रैयतों को देने की सिफारिश की। दूसरा स्टेटमेंट है, संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी अधिनियम पारित कर किसानों को जोतों का पुश्तैनी अधिकार दे दिया गया। और तीसरा स्टेटमेंट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण कांग्रेस शासित मंत्रिमंडलों ने विरोध स्वरूप मंत्रालयों से त्यागपत्र दे दिया। देखिए पहले यहाँ पर डेट देखिए क्या चल रही है, 1937 चल रही है और 2 साल में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। अब क्या अंग्रेज जो हैं हस्तक्षेप कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यों में, तो क्या इतने की वजह से जो है, केवल इसकी वजह से जो कांग्रेस है वो मंत्रालय से त्यागपत्र दे देगी? बताइए। गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट, पहला दूसरा करेक्ट है। त्यागपत्र क्यों दिया था? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों ने भारतीयों को उनकी अनुमति के बिना जो है उनका नाम वहाँ पर जो है ऐड कर दिया था, बिना भारतीयों से पूछे। इसलिए जो है कांग्रेस शासित मंत्रिमंडलों ने विरोध स्वरूप मंत्रालयों से त्यागपत्र दे दिया था। तो तीसरे वाले को एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ जहाँ 3 है वो नहीं होगा, केवल 1 और 2 होगा। तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को उनकी अनुमति के बिना युद्ध में शामिल होने की घोषणा करने के कारण कांग्रेस शासित मंत्रिमंडलों ने विरोध स्वरूप मंत्रालयों से त्यागपत्र दे दिया था, ना कि इस कारण कि अंग्रेज उनके कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे थे। बाकी 2 करेक्ट है, पहला दूसरा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बनी समानांतर सरकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट क्या, समानांतर सरकारों में सर्वाधिक लंबे समय तक सतारा की सरकार अस्तित्व में रही और मिदनापुर के तमलुक सरकार को जातीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सतारा की रही, दूसरा भी करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संयुक्त प्रांत बलिया तथा बस्ती, बम्बई में सतारा, बंगाल में मिदनापुर, उड़ीसा में तलचर तथा बिहार के कुछ हिस्सों में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई। स्थापित स्वशासित समानांतर सरकारों में सर्वाधिक लंबे समय तक सतारा की सरकार रही, जिसका नेतृत्व किया था नाना पाटिल ने।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों के संदर्भ में विचार करना है। क्या कारण थे भारत छोड़ो आंदोलन होने के? पहला स्टेटमेंट है संवैधानिक गतिरोध को हल करने में क्रिप्स मिशन असफल रहा। दूसरा स्टेटमेंट है दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की पराजय हो गई। अतिरिक्त मूल्यों को बेतहाशा वृद्धि के कारण अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जनता में तीव्र असंतोष था। बिल्कुल करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट। अतिरिक्त मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि के कारण अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जनता में तीव्र असंतोष था। दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की पराजय हो गई। संवैधानिक गतिरोध को हल करने में क्रिप्स मिशन भी असफल रहा था। तो तीनों के तीनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो देखिए संवैधानिक गतिरोध को हल करने में क्रिप्स मिशन असफल रहा तथा यह स्पष्ट हो गया कि भारतीयों की अधिक समय तक चुप्पी उनके भविष्य को ब्रिटेन के हाथों में सौंपने के समान होगी। इससे अंग्रेजों को भारतीयों से विचार विमर्श किए बिना उनके भविष्य निर्धारण का अधिकार मिल जाएगा। अतः आंदोलन अपरिहार्य हो गया। दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की पराजय ने असंतोष को व्यक्त करने की इच्छा शक्ति भारतीयों में जगा दी। बर्मा तथा मलाया को खाली करने के ब्रिटिश सरकार के तौर तरीके से असंतोष फैल गया, क्योंकि सरकार ने यूरोपीय बस्तियां खाली करा ली तथा स्थानीय निवासियों को उनके भाग्य भरोसे छोड़ दिया गया। इसके अतिरिक्त क्या हुआ, मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि के कारण भी अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जनता में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। जापानी आक्रमण के डर से ब्रिटेन ने असम, बंगाल और उड़ीसा में दमनकारी एवं भेदभावपूर्ण भूनीति का सहारा लिया। इन सब का जो है आक्रोश भारतीयों के अंदर, और इसी कारण हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अगला प्रश्न भी भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में ही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा जनता को निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश नहीं दिया गया था? पहला है सरकारी कर्मचारी त्यागपत्र दे दें। दूसरा है सेना अपने सहयोगियों तथा भारतीयों पर गोली चलाने से इनकार कर दे। कौन सी सेना? वे भारतीय जो अंग्रेजी सेना में काम कर रहे थे। छात्र शिक्षण संस्थानों में जाना बंद कर दें तथा पढ़ाई छोड़ दें। आम जनता विदेशी सामानों का त्याग कर दे। कौन सा नहीं था इसमें? देखिए गांधी जी ने छात्रों को कहा था संस्थानों में जाना छोड़ दें, पढ़ाई छोड़ दें शिक्षण संस्थानों में। आम जनता विदेशी सामानों का त्याग कर दे। सेना अपने सहयोगियों और भारतीयों पर गोली चलाने से इनकार कर दे यदि अंग्रेज उनको आदेश देते हैं तो। सरकारी कर्मचारी त्यागपत्र दे दें, ऐसा गांधी जी ने नहीं कहा था, पहला वाला गलत है। तो देखिए गांधी जी ने सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र नहीं देने के लिए कहा था, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी राजभक्ति घोषित करने को कहा था। कथन एक गलत हो गया, अन्य तीनों के तीनों करेक्ट हैं। देखिए उल्लेखनीय है कि गांधी जी ने कृषकों को निर्देश दिया कि यदि जमींदार, और क्या क्या किया उसमें एक ये पॉइंट है कि यदि जमींदार सरकार विरोधी हो तो पारस्परिक सहमति के आधार पर तय लगान आप लोग अदा कर सकते हो, किंतु यदि जमींदार जो है समर्थक है सरकार का, तो आप लगान जो है अदा नहीं करोगे, लगान देना बंद कर देना। समझ में आया? तो 10 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना। धन्यवाद।